हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। जो मैकेनिक्स में जो है हमने प्रीवियस लेक्चर में पैरेलल फोर्स सिस्टम के अलावा कुछ न्यूमेरिकल्स को देखा था। उन टॉपिक्स पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स, इसके अलावा हमने कपल जो है कपल के बारे में स्टडी किया था। साथ ही साथ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कपल के बारे में भी हमने डिस्कस किया हुआ था। कपल पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल जो है वो अभी हमने डिस्कस नहीं किया है, तो इस लेक्चर में कुछ कपल बेस्ड न्यूमेरिकल देखेंगे। उसके अलावा जो इस लेक्चर का डिस्कशन ऑफ द टॉपिक डिस्कशन होगा जिस टॉपिक पे, वो हमारा होगा वो टॉपिक हमारी क्या है, जनरल कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, यानी कि जो संतुलन के लिए सामान्य कंडीशंस या जनरल कंडीशन हमारी कौन कौन सी है, उसके बारे में हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो अगर देखिए कोई बॉडी है, तो जैसे अगर उस बॉडी पे कोई फोर्स एक्ट कर रहा है, कोई भी फोर्स लग रहा है, तो हमारा फोर्स, अगर वो फोर्स सिंगल है, मतलब कि कोई एक फोर्स कार्य कर रहा है, तो हमारी बॉडी कभी जो बैलेंस कंडीशन में नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि उसको बैलेंस करने वाला हमारे पास कोई फोर्स नहीं होगा, चाहे इन द फॉर्म ऑफ फ्रिक्शन हो कोई फोर्स, या फिर अन्य कोई फोर्स हो। लेकिन अगर कोई दूसरा फोर्स नहीं कार्य करेगा, सिंगल फोर्स अगर बॉडी पे कार्य कर रहा है, तो क्या होगा कि बॉडी कभी बैलेंस नहीं रहेगी। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो अगर हम बात करें तो जो हमारी बॉडी होती है, कभी वो सिंगल फोर्स के अगर उस पर एक्ट कर रहा है, तो वो अपना बैलेंस कंडीशन में बॉडी हमारी नहीं रह सकती है। अगर बॉडी पे दो या दो से अधिक फोर्स कार्य कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में हमारी बॉडी जो है वो बैलेंस हो सकती है। अब उस कंडीशन में बॉडी को बैलेंस होने की दो कंडीशन है, जब दो या दो से अधिक बल कार्य कर रहे हों। पहला कंडीशन क्या है कि परिणामी जो बल है, या तो बॉडी उस डायरेक्शन में मूव करेगी। अगर दो या दो से अधिक बल लगे हुए हैं, तो दो रिजल्ट हो सकते हैं। या तो क्या होगी कि बॉडी जो है, जो हमारा रिजल्टेंट फोर्स है, उसकी डायरेक्शन में मूव करेगी, या क्या होगा कि जो हमारी बॉडी है वो रेस्ट पोजीशन में रहेगी। ठीक है, मतलब कि किसी भी डायरेक्शन में कोई भी मूवमेंट नहीं करेगी। अब अगर कोई, जो हमारे पास कोई भी बॉडी है जो कि फोर्स लगने के बाद भी वो क्या नाम है, रेस्ट पोजीशन में है, तो उस बॉडी को हम क्या बोलते हैं कि बॉडी हमारी स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। ध्यान दीजिएगा, रेस्ट पोजीशन में हो, इन स्पाइट ऑफ देयर इज सम फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। मतलब कि बॉडी अगर उस पर कुछ फोर्स कार्यरत हैं, उसके अलावा जो है उस फोर्स के लगने के बावजूद भी जो बॉडी है हमारी वो संतुलन में है। तो इस प्रकार के संतुलन को हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। अब अगर बात करें कि अगर कई फोर्स बॉडी पे कार्यरत हैं, फिर भी जो बॉडी है हमारी वो इक्विलिब्रियम या संतुलन में है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फोर्स होंगे, इनका जो रिजल्टेंट है वो क्या है, शून्य है। मतलब कि जो भी जितने भी फोर्स काम कर रहे हैं, ये एक दूसरे को कहीं ना कहीं पे बैलेंस कर ले रहे हैं, तभी हमारा रिजल्टेंट जीरो होगा, है ना। तो अगर डिफरेंट फोर्स लगने पे कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है, दैट मीन्स कि उनका रिजल्टेंट फोर्स क्या है, वो जीरो है। दैट मीन्स कि उस बॉडी पे कार्य करने वाले सारे फोर्सेज जो है एक दूसरे को नलीफाई कर दे रहे हैं, और रिजल्टेंट फोर्स उसका शून्य हो रहा है। इसी वजह से क्या होता है, जब परिणामी शून्य होता है, तो बॉडी जो है वो रेस्ट पोजीशन में रहती है। अब अगर बात करें कि अगर परिणामी जो कई फोर्सेस लग रहे हैं, उनका जो रिजल्टेंट फोर्स है वो शून्य नहीं है,
मतलब कि अगर बॉडी पे कई फोर्स लग रहे हैं और उनका जो रिजल्टेंट है वो कुछ जो है कुछ ना कुछ अमाउंट पे है, उसका कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड है, ठीक है। तो बॉडी क्या होगी, जो आपका रिजल्टेंट फोर्स होगी उसी की डायरेक्शन में मूव करेगा, या तो वो एक्सिलरेट होगा या डी एक्सिलरेट होगा, डिपेंड करता है कि अमाउंट ऑफ फोर्स कितना रिजल्टेंट फोर्स आ रहा है। अगर कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपकी बॉडी जो बॉडी पे फोर्स लग रहे हैं उसकी वजह से बॉडी बैलेंस कंडीशन में तो रहे, रेस्ट पोजीशन में तो रहे, लेकिन वो अपने पॉइंट पे क्या करे, रोटेट करे। ऐसे में क्या होगा, जो ये घूर्ण गति होती है वो जब फोर्सेस एक पॉइंट पे ना लग के, मतलब कि वो जो फोर्स बॉडी पे लग रहे हैं उनकी जो लाइन ऑफ एक्शन है एक पॉइंट से होकर नहीं गुजरती है, ठीक है। तो ऐसे केसेस में जो फोर्सेस होते हैं वो कपल फॉर्म करते हैं, जैसे कि हमने भी पहले पढ़ा है, ठीक है। वो फोर्सेस क्या करते हैं, बलयुग्म बनाते हैं, और ये बलयुग्म का जो आघूर्ण होता है वो बॉडी को जो है उस पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट जो है रोटेट कराता है। अतः अगर हम बॉडी कोई भी बॉडी है उसकी कंप्लीट बैलेंस की बात करें कि वो कब जो है संपूर्ण रूप से कंप्लीटली बैलेंस्ड होगी, तो उसके लिए जो कंडीशन है वो, पहली कंडीशन ये है कि जो रिजल्टेंट फोर्स हो, बॉडी पे लगने वाला जो भी फोर्स है उसका जो रिजल्टेंट हो आर वो 0 के बराबर हो। और ये तभी हमारा रिजल्टेंट फोर्स कब बराबर 0 के होगा, जब हमारी फोर्सेस जो लग रही हैं एक्स डायरेक्शन में उनका जो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस हैं उनका समेशन क्या हो, 0 हो, और जो वर्टिकल समेशन है, वर्टिकल फोर्सेस हैं उनका समेशन क्या हो, 0 हो, तभी हमारा क्या होगा, रिजल्टेंट 0 होगा। एज जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि रिजल्टेंट जो होता है वो वर्टिकल फोर्सेस का होल स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का होल स्क्वायर का रूट, ये हमारा रिजल्टेंट होता है। तो रिजल्टेंट तभी 0 हो सकता है जब रूट के अंदर जो वर्टिकल फोर्सेस हैं और जो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस हैं वो दोनों ही 0 हों, तभी जो हमारा रिजल्टेंट फोर्स है वो परिणामी बल हमारा उसकी वैल्यू 0 आएगी। तो पहली कंडीशन हो गई कि हमारा रिजल्टेंट क्या हो, बॉडी पे जो जो भी फोर्सेस लग रही हैं उन फोर्सेस का रिजल्टेंट फोर्स 0 हो। दूसरी कंडीशन की बात करें तो दूसरी कंडीशन हमारी ये कहती है कि जो बॉडी है उसमें कोई भी रोटेशनल मोशन ना हो, कोई घूर्ण गति ना हो, यानी कि जो समेशन ऑफ कपल्स हैं, जो समेशन जितने भी मतलब कपल बॉडी में जनरेट हो रहे हैं उनका जो अलजेब्रिक समेशन है वो कितना हो, 0 हो। अलजेब्रिक समेशन की जब बात करें तो अलजेब्रिक समेशन का मतलब क्या होता है कि विथ साइन, एक डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मानते हैं दूसरे को नेगेटिव मानते हैं। तो अलजेब्रिक समेशन की जब बात होती है तो मतलब कि हम जो भी फोर्सेस हैं उनको हम विद साइन जो है वो कंसीडर कर रहे हैं। तो यहाँ पे दूसरी हमारी कंडीशन बॉडी के बैलेंसिंग के लिए ये है कि जो बॉडी में टोटल जो नंबर ऑफ कपल्स हैं उनका जो टोटल अलजेब्रिक सम है वो क्या हो, 0 हो। तो फाइनली अगर हम कंक्लूजन निकालें तो अगर किसी बॉडी पे जो फोर्स कार्य कर रहे हैं वो कंडीशन अगर वो जो है बैलेंस कंडीशन में है तो ये जरूरी नहीं है कि बॉडी जो है कंप्लीटली बैलेंस कंडीशन में रहे। उन फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है वो तो 0 होना ही चाहिए, साथ ही साथ जो आपका रिजल्टिंग मूवमेंट है बॉडी का
अबाउट एनी पॉइंट, आपका जो रिजल्टिंग मोमेंट है दैट मीन्स की समेशन ऑफ ऑल कपल मोमेंट, वो भी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, तभी हमारी बॉडी जो है कंप्लीटली रेस्ट पोजीशन में रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि कोई समतलीय बल अगर फोर्स सिस्टम है, कोई समतलीय यानी कि कोप्लेनर फोर्स सिस्टम है, तो उसमें जो आपके कोई बॉडी है उसके बैलेंसिंग के लिए जनरल कंडीशन क्या होती है, यानी कि जनरल कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी फॉर सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस, यानी कि अगर जो फोर्सेस हैं वो किसी एक प्लेन में लग रही हो तो उस बॉडी के बैलेंसिंग के लिए जनरल कंडीशन हमारे पास क्या होगी। जैसा कि हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर कोई बॉडी है जिसपे कई आपके क्या नाम है कोप्लेनर फोर्सेस जो है उनका जो परिणामी है रिजल्टेंट फोर्स है, मान लीजिए हमारे पास कोई बॉडी है जिसपे कई फोर्सेस जो है लग रहे हैं, अब जो इनका रिजल्टेंट फोर्स है, इन फोर्सेस का जो रिजल्टेंट फोर्स है वो क्या होगा, वो भी तो एक प्रकार का फोर्स ही या तो होगा या क्या होगा, कपल होगा, कपल फोर्स होगा, यही तो होगा ना। अगर नंबर ऑफ फोर्सेस इस बॉडी पे लग रहे हैं तो या तो इनका रिजल्टेंट एक, अगर वो एक पॉइंट पे पास हो रहे होंगे तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा, एक जो है आपका वो भी एक फोर्स ही होगा। और अगर ये पॉइंट जो क्या नाम है जो फोर्सेस कार्य कर रहे हैं बॉडी पे वो क्या है, वो उनका जो लाइन ऑफ एक्शन है वो एक पॉइंट पे नहीं पास हो रहा है, तो ऐसे केस में क्या करेंगे, वो कपल जनरेट करेंगे, तो जो उनका रिजल्टेंट फोर्स होगा वो एक वो कपल फोर्स होगा रिजल्टेंट। मतलब कि बॉडी के अगर कंप्लीट हम बैलेंसिंग की बात करें या संपूर्ण संतुलन की बात करें तो उसमें क्या होगा कि जो फोर्स हैं उनका तो परिणामी बल शून्य होना ही होना चाहिए, साथ ही साथ उनका परिणामी बलयुग्म का मान भी शून्य होना चाहिए, क्योंकि वी नेवर नो कि वो जो फोर्सेस कार्य कर रही हैं उनका, तो कहने का मतलब ये है कि जो उस बॉडी पे अगर फोर्सेस कार्य कर रही हैं तो वो क्या हो सकती है, उनका जो लाइन ऑफ एक्शन है वो एक पॉइंट से भी पास हो सकता है, और वो क्या हो सकता है कि किसी एक पॉइंट से पर्टिकुलर ना पास हो, तो अगर नहीं पास होगा तो वो कपल जनरेट करेंगी। तो बॉडी के बैलेंसिंग के लिए दोनों ही जरूरी है कि आपका जो रिजल्टेंट फोर्स हो, यानी कि वर्टिकल डायरेक्शन में जितनी फोर्सेस हैं उनका एल्जेब्रिक सम, और जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्सेस हैं उनका एल्जेब्रिक सम जो है वो तो जीरो हो ही, साथ ही साथ जो मूवमेंट है एनी पॉइंट बॉडी के किसी भी पॉइंट के अबाउट जो मूवमेंट है वो भी हमारा क्या हो, जीरो हो, तो हमारी बॉडी क्या है, कंप्लीट बैलेंस में रहती है, इक्विलिब्रियम में रहती है। बात करें लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम या संतुलन के नियम, तो जैसा कि अभी हम पहले भी डिस्कस किए इसके पहले टॉपिक में, किसी बॉडी को जो पूर्ण रूप से अगर वो इक्विलिब्रियम में तभी रहेगी, कंप्लीट इक्विलिब्रियम में वो तभी रहेगी जब निम्न कंडीशन को फॉलो करेगी। पहला क्या है, लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस, यानी कि बल संतुलन का नियम, यानी कि किसी पिंड को संतुलन में होने के लिए जो पिंड पे सभी कार्यरत फोर्सेस हैं उनका रिजल्टेंट क्या हो, शून्य होना आवश्यक है, यानी कि परिणामी जो है वो शून्य हो। और परिणामी शून्य तब होगा जब समेशन ऑफ फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन समेशन ऑफ फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन इक्वल टू 0।
दूसरा कंडीशन क्या है? लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ मूवमेंट, यानी कि आघूर्ण संतुलन का नियम। अभी हम पहले भी डिस्कस किए कि बॉडी पर अगर जो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, अगर उनका लाइन ऑफ एक्शन किसी एक पॉइंट से नहीं पास हो रहा है, तो ऐसे केस में क्या होगा कि बॉडी पर वो फोर्सेस एक कपल फॉर्म करेंगी, और जो कपल जनरेट होगा वो बॉडी को लीनियर मूवमेंट नहीं देगा, लीनियर मोशन बॉडी को नहीं देगा, वो क्या करेगा, वो सर्कुलर मोशन देगा। तो जो मूवमेंट है पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट बॉडी पे या किसी एक्सिस के अबाउट जो मूवमेंट है, वो भी क्या होना चाहिए, रिजल्टेंट, जो रिजल्टिंग मूवमेंट होना चाहिए वो हमारा क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, जिससे कि बॉडी हमारी घूर्ण गति या रोटेशनल मोशन भी नहीं कर पाए। फिर तीसरी कंडीशन हमारी है एक संतुलन के जनरल कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, यानी कि अगर समतलीय संगामी बल निकाय है, यानी कि संगामी के मतलब एक पॉइंट से पास होने वाले, एक समतल में एक पॉइंट से पास होने वाले अगर फोर्स सिस्टम है, तो वहां पे क्या होगा, आपकी इक्विलिब्रियम की कंडीशन संगामी है, तो कपल तो फॉर्म करेंगे नहीं, तो जनरली क्या होगा, रिजल्टेंट आर इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स कि हॉरिजॉन्टल फोर्स का समेशन सिग्मा एक्स इक्वल टू जीरो और वर्टिकल फोर्स का समेशन सिग्मा वाई इक्वल टू जीरो। अगर बल जो है वो समतलीय ना होकर असमतलीय है, असंगामी है, यानी कि एक पॉइंट से पास नहीं हो रहे, तो ऐसे फोर्स सिस्टम के लिए जो इक्विलिब्रियम की कंडीशन होगी हमारी, वो होगी सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई, यानी कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्सेस का तो समेशन जीरो होगा ही होगा, साथ में समेशन ऑफ मोमेंट फोर्स आल्सो इक्वल टू जीरो। अब आइए पहले कुछ जो है न्यूमेरिकल के एग्जांपल्स देखते हैं कपल के, उसके बाद फिर हम देखेंगे बैलेंसिंग के। जैसे एक एग्जांपल ये दिया हुआ है, आइए इसको देखते हैं 3.27। क्या कह रहा है कि किसी आयत ABCD की भुजा AD और CD, मान लीजिए ये आयत है हमारा ABCD, तो इसकी भुजा जो AD और CB, ठीक है, ADCB, इस पे 2 किलोन्यूटन के बल, और भुजा ABCD पर 4 किलोमीटर के बल लगे हैं। इस पर क्या है, 2 किलोन्यूटन के बल लगे हैं इन दोनों भुजाओं पे, और AB और CD पे 4 किलोमीटर के बल लगे हैं। यदि भुजाएं AB तथा BC क्रमशः 5 तथा 3 मीटर हो, तो अब जो हमारी भुजा AB है वो 5 व BC जो भुजा है वो 3 मीटर है। तो पहला क्या है कि परिणामी बलयुग्म ज्ञात कीजिए, और दूसरा क्या है कि A तथा C पर कार्य करने वाले परिणामी बलों के बीच लंबवत दूरी बताइए। ठीक है, तो अगर हम बात करें रिजल्टेंट की या रिजल्टेंट बलयुग्म में, कह रहा परिणामी बल ज्ञात कीजिए, तो देखिए भुजाएं हमारी पैरेलल कौन सी हैं, AD और BC पैरेलल है, इसी तरीके AB और CD पैरेलल है। तो परिणामी बलयुग्म की बात करेंगे तो जो हमारी भुजा, मान लीजिए हम डायरेक्शन मान के चल रहे हैं, सारी जो फोर्सेस हैं इनकी डायरेक्शन हम क्लॉकवाइज मान के चल रहे हैं, ठीक है, तो जो AD और BC हैं ये एक कपल क्लॉकवाइज जनरेट करेंगी, ठीक है, और जो आपकी भुजा
ए बी और सी डी है, तो ये भी एक कपल क्या है, जनरेट करेगी। ये कपल क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा, है ना। क्यों, ये देखिए इसकी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, तो एंटी क्लॉकवाइज हमारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो अगर हम जो ए बी और सी डी है उसकी वजह से कपल फोर्स निकालें, तो इसकी वैल्यू हमारी 4 न्यूटन और इनके बीच की डिस्टेंस यानी कि 3, तो 4 इंटू 3 इनके द्वारा जनरेट की गई कपल की वैल्यू हो जाएगी। और जो ए डी और बी सी की वजह से जो कपल बनेगा उसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, क्योंकि क्लॉकवाइज है इससे पहले निगेटिव होगी। तो 2 न्यूटन का फोर्स है और डिस्टेंस कितनी है, 5 मीटर, तो 2 इंटू 5। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 4 इंटू 3 12 माइनस 2 इंटू 5 10, 2 किलो न्यूटन मीटर जो है ये हमारी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो है रिजल्टिंग कपल फोर्स आएगी। अब दूसरा क्या कह रहा है, ए तथा सी पर कार्य करने वाले परिणामी बलों के बीच लंबवत दूरी ज्ञात कीजिए। अब देखिए दूसरा क्या कह रहा है कि जो आपका दूसरा क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि जो भी आपके ए और सी पे कार्य करने वाले परिणामी बल हैं उनके बीच लंबवत दूरी हमको ज्ञात करने को बोल रहे हैं। मतलब अगर हम बात करें पॉइंट ए पे, तो ये कौन कौन से बल कार्य कर रहे हैं। एक तो हमारा ए डी के डायरेक्शन में 2 किलो न्यूटन कार्य कर रहा है, और दूसरा हमारा ए बी की डायरेक्शन में 4 किलो न्यूटन कार्य कर रहा है। यही दो बल तो ए पे कार्य कर रहे हैं। इसी तरीके से अगर बात करें पॉइंट सी की, तो सी पे एक सी बी की डायरेक्शन में 2 किलो न्यूटन कार्य कर रहा है और एक सी डी की डायरेक्शन में 4 किलो न्यूटन कार्य कर रहा है। ये दो बल कार्य कर रहे हैं। तो अब कह रहा है कि इनके परिणामी बलों के बीच आप लंबवत दूरी ज्ञात करिए। वो कैसे ज्ञात करेंगे, चलिए देखते हैं, पहले परिणामी निकालते हैं। तो परिणामी की बात करें तो आपको पता है कि परिणामी के लिए क्या होता है, क्योंकि ये फोर्सेस एक आयत के अलोंग है, तो आयत के जो एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री होते हैं। मतलब कि ये फोर्सेस परपेंडिकुलर हैं, तो रिजल्टेंट बराबर क्या होगा, दोनों का स्क्वायर का समेशन, दोनों फोर्सेस के स्क्वायर के समेशन का रूट, यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो रिजल्टेंट यहाँ से हमारा 2 रूट 5 आ जाएगा। 4 का स्क्वायर 16 और 4 का स्क्वायर 20, 4 समेशन होगा 20, तो 2 रूट 5 जो है किलो न्यूटन हमारा रिजल्टेंट सी पे आएगा। और 2 रूट 5 ही हमारा रिजल्टेंट, क्योंकि फोर्सेस जो हैं सेम है, यहाँ भी 2 किलो न्यूटन, वहाँ भी 2 किलो न्यूटन है, यहाँ भी 4 किलो न्यूटन, वहाँ भी 4 किलो न्यूटन, तो दोनों पे जो है रिजल्टेंट हमारा सेम आएगा। अब देखिए जो रिजल्टेंट की डायरेक्शन होगी ये क्या होगी, अगर इसकी बात करें तो देखिए जब फोर्सेस सेम है तो इनकी डायरेक्शन भी सेम ही होंगी, बट क्या होंगी, अपोजिट होंगी, है ना। कैसे, क्योंकि इसका रिजल्टेंट आउटवर्ड टू ए होगा और इसका रिजल्टेंट आउटवर्ड टू सी होगा, और ए और सी एक दूसरे के अपोजिट पॉइंट हैं। ठीक है, तो यानी कि ये जो रिजल्टेंट आएगा ये भी कि एक दूसरे के क्या होंगे, पैरेलल होंगे, लेकिन इनकी डायरेक्शन अपोजिट होगी। तो एक तरीके से ये भी क्या करेंगे, कपल फॉर्म करेंगे। अब किसी भी बॉडी में किसी भी पॉइंट के अबाउट जो कपल जनरेट होती है उसका जो मूवमेंट होता है वो हमारा क्या होता है, सेम होता है। और हमने मूवमेंट अभी पहले निकाला हुआ है, जो कपल फोर्स है वो हमारा कितना है, 2 किलो न्यूटन। तो अगर बात करें तो परिणामी जो बल होते हैं, रिजल्टिंग फोर्स का जो आघूर्ण होता है वो बल युग्म के आघूर्ण के बीजीय योग के बराबर होता है। बल युग्म का आघूर्ण, जैसे कि ये आपका पहला बल युग्म है, बल युग्म हमारे कौन कौन से थे, ये 4 इंटू 3 है ना, तो बल युग्म का आघूर्ण या इनके रिजल्टेंट का जो आघूर्ण होगा वो इन बल युग्म के आघूर्ण के बीजीय योग के बराबर होगा, बीजगणितीय योग के। ठीक है, तो हमने क्या किया कि पहले हम जो ऑलरेडी जो है कपल्स हैं उनका आघूर्ण निकाल चुके हैं, है ना। मतलब कि बल युग्म का आघूर्ण हम निकाल के और उनका जो है एल्जेब्रिक सम कर चुके हैं, जो कि हमारा कितना आया था, पहला क्वेश्चन वही था, 2 किलो न्यूटन मीटर आया था क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, अब हमको परिणामी बल का आघूर्ण निकालना है। तो परिणामी बल ये आर और आर एक दूसरे के अपोजिट हैं। मान लीजिए इनके बीच की डिस्टेंस डी है,
तो r इंटू डी है, ये हमको निकालना है। r हमको पता है 2√5, d हमको नहीं पता है, इक्वल टू 2। तो यहाँ से अगर बात करेंगे तो इन फोर्सेस के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वो हमारी कितनी हो जाएगी, 1/√5 मीटर। अच्छा क्वेश्चन था। अगर किसी को नहीं समझ में आया होगा तो आप इसको एक बार जरूर प्रयास करिएगा समझने। नहीं आएगा तो फिर आपको क्वेरी के तौर पे बता दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो दिया हुआ है कि ABCD एक वर्ग है जिसकी भुजा आपको 1 मीटर दी हुई है। अब कह रहा है कि जो AB, BC, CD और DA के अनुदिश, यानी कि AB जो भुजा है उसके अनुदिश 20, BC के अनुदिश 40, CA के अनुदिश, CD के अनुदिश 160 तथा DA के अनुदिश 100 न्यूटन भार के जो बल हैं वो कार्य कर रहे हैं। बात करें तो जो विकर्ण है AC और CB, AC तथा CB के अनुदिश भी 100√2 100√2, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, CD होगा। AC और यहाँ पे BD होगा, ठीक है। विकर्ण के अनुदिश, दोनों विकर्णों के अनुदिश भी जो है आपको फोर्स यहाँ पे फिगर में देखिए तो दिया हुआ है। एक का 100√2 है, यानी कि AC 100√2, और दूसरा जो आपको दिया हुआ है 40√2 दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको सिद्ध करना है कि ये बल एक बलयुग्म के तुल्य हैं जिनका आघूर्ण 160 न्यूटन मीटर होगा, ठीक है। चलिए पहले तो हमें ये सिद्ध करना है कि ये बल जो है एक बलयुग्म यानी कि कपल फॉर्म कर रहे हैं। देखते हैं तो जो AC और DB, ये जो AC के अलॉन्ग जो फोर्सेस लग रही हैं और जो आपकी DB के अलॉन्ग लग रही हैं, आपको पता है कि जो आपके वर्ग के विकर्ण होते हैं वो जो एंगल होता है उसको अर्धभाजित करते हैं। अर्धभाजित मतलब बाइसेक्ट करते हैं। तो एंगल आपको ये फटाक से पता चल जाएगा, 45 डिग्री। अब क्या करिए, जो फोर्स आपको AC दिया हुआ है इसको आप रिजॉल्व कर सकते हैं दो डायरेक्शंस में। तो अगर आप रिजॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 20 न्यूटन ऑलरेडी है, ये 100√2 कॉस्ट 45 और आ जाएगा, ठीक है। 100√2 कॉस्ट 45 और 20 न्यूटन ऑलरेडी लगा हुआ है। तो AB की डायरेक्शन में आपकी कुल फोर्सेस कितनी हो जाएंगी, 20 + 100√2 कॉस्ट 45 की वैल्यू 1/√2, तो 120 न्यूटन जो होगा अलॉन्ग AB के जो नेट फोर्स होगा वो AB के अलॉन्ग कार्य करेगा। इसी तरीके से अगर हम बात करें जो DA के अलॉन्ग, आपका विकर्ण के अलॉन्ग 40√2 न्यूटन कार्य कर रहा है, इसको भी हम रिजॉल्व करेंगे। और रिजॉल्व करेंगे तो जो DC के अलॉन्ग आएगा 160 न्यूटन तो ऑलरेडी लग रहा है, लेकिन देखिए इसकी डायरेक्शन अपोजिट आएगी। 160 न्यूटन क्या है, C से D की तरफ कार्य कर रहा है, और यहाँ पे जो ये 40√2 cos 45 आएगा ये D से C की तरफ कार्य करेगा। तो अगर हम बात करें जो DA है इस पे फोर्स की, आइए देख लेते हैं पहले DA पे। तो यहाँ पे 100√2 sin 45, अब इसकी भी डायरेक्शन अपोजिट होगी, तो 100 - 100√2 sin 45 जो है ये रिजल्टिंग फोर्स DA पे कार्यरत होगा। उसके अलावा एक और फोर्स हमारा कार्य करेगा इस विकर्ण का, ये जो आपका विकर्ण DB है इसका भी साइन कंपोनेंट जो कि D to A होगा, ये भी कार्य करेगा। तो यानी कि D to A जो डायरेक्शन है उसको हम पॉजिटिव मान के चल रहे हैं, और A to D जो डायरेक्शन है उसको हम निगेटिव मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो A to D कोई फोर्स नहीं लग रहा है, D to A एक 100 न्यूटन ये लग रहा है, और 40√2 sin 45 लग रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में। निगेटिव में जो 100√2 sin 45, तो इन दोनों को जो घटाएंगे तो क्या बचेगा, 60√2 sin 45। अब sin 45 की वैल्यू 1/√2 तो 60 आ जाएगा इन दोनों को सॉल्व करने पे। तो 100 में से अगर आपका 60 घटेगा तो आपकी वैल्यू
40 न्यूटन आ जाएगी। इसी तरीके से सी डी की बात करें, सी डी की, तो यहाँ पे दो फोर्सेस काम करेंगी। एक तो 160 न्यूटन अपवर्ड कार्य कर रही है, तो अपवर्ड वाला अगर हम पॉजिटिव मानते हैं तो जो आपका 40√2 cos 45 वो डाउनवर्ड कार्य करेगी। ठीक है, उसको हम घटा देंगे तो 160 माइनस 40 करेंगे तो 120 न्यूटन जो रिजल्टिंग फोर्स आएगी वो ऊपर की तरफ कार्यरत होगी। इसी तरीके अगर BC की बात करें तो BC पे केवल हमारा 40 न्यूटन ही कार्य कर रहा है। अब इस प्रकार अगर देखें तो जो AB है तथा CD, जो हमारी भुजा AB है और CD के अंदर 120 के फोर्स कार्य कर रहे हैं, तो ये दोनों मिलकर एक कपल फॉर्म करेंगे। क्योंकि आपको दोनों, देखिए एक बार फिर से देख लेते हैं कहाँ पे भी भुजाएं हैं। ये देखिए, चूंकि जो AB के अलॉन्ग लग रहा है, AB के अलॉन्ग और CD के, ये दोनों का मैग्नीट्यूड 120 न्यूटन है। AB के अलॉन्ग और CD के अलॉन्ग लगने वाली फोर्स का मैग्नीट्यूड जो है वो कितना है, 120 न्यूटन है। तो इसके अलॉन्ग जो कपल होगा वो कितना, कैसे होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा, और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 1 मीटर। तो कपल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 120 इंटू 1। इसी प्रकार से बात करें तो यहाँ पे देखेंगे जो AD है और जो BC है, तो BC और AD के बीच भी एक कपल फॉर्म करेगा, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट होंगी फोर्सेस की। जैसे यहाँ पे ये नीचे की तरफ लग रही थी, ये 120 ऊपर की तरफ लग रहा था, इसी तरीके ये B से C की तरफ लग रहा है 40 न्यूटन, और ये D से A की तरफ 40 न्यूटन लग रहा है। तो इनके बीच भी एक कपल फॉर्म होगा जिसकी वैल्यू कितनी होगी, 40, और डिस्टेंस इनकी कितनी है, 1। तो जो आघूर्ण होगा उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40 इंटू 1। तो अगर समेशन करें दोनों बल युग्म का यानी कि कपल का, तो 120, क्योंकि डायरेक्शन भी दोनों की सेम है, तो 120 प्लस 40 ये 160 न्यूटन मीटर का जो है वो कपल फोर्स जनरेट करेगी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्या दिया हुआ है कि एक 3 सेंटीमीटर डायमीटर का शाफ्ट है जिस पर जो 200 न्यूटन का एक बल एक पुली को समान वेग से घुमा रहा है। मतलब कि जो रोटेशन की स्पीड है वो क्या है, कांस्टेंट है। 3 सेंटीमीटर व्यास का एक शाफ्ट है, ठीक है, जिस पर 200 न्यूटन का एक फोर्स कार्यरत है, और वो क्या कर रहा है कि पुली को एक समान वेग से घुमा रहा है। बल युग्म का वह बल जो 30 सेंटीमीटर व्यास की घिरनी पर लगना चाहिए, ज्ञात करिए, जो कि उसको घूमने से रोक दे। अब देखिए, एक तो जो कपल है वो कार्य कर रहा है, ठीक है, वो कपल कैसे कार्य कर रहा है, 200 न्यूटन की फोर्स है दोनों साइड में। मान लीजिए ये आपकी पुली है, तो यहाँ पे 200 न्यूटन नीचे की तरफ लग रहा है, तो इधर क्या होगा, 200 न्यूटन ऊपर की तरफ लगेगा, तो ये कपल फॉर्म करेंगे। ये कपल फॉर्म करेंगे, इनकी पुली की आपको डायमीटर दी हुई है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, एक आघूर्ण बनाएगा यानी कि मूवमेंट बनाएगा, और ये मूवमेंट फोर्स क्या करेगा, पुली को रोटेट कराएगा। कैसे रोटेट कराएगा, वो रोटेट कराएगा आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। यहाँ पे अगर आप लगाएंगे तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराएगा, ठीक है। तो इस आघूर्ण की वैल्यू अगर हम निकालें, वो जो आघूर्ण होगा तो देखिए यहाँ पे क्या है कि एक फोर्स कार्य कर रहा है नीचे की तरफ, ठीक है, एक बलयुग्म है या कपल है जो कि क्या कर रहा है, शाफ्ट को रोटेट करा रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, आपको 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है व्यास। तो अगर आप इसके सेंटर पे देखना चाहें कि वो वाला घूर्ण कितना कार्यरत है, जो शाफ्ट के केंद्र पर कितना कार्यरत है, तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 0.03 हो जाएगा, और बाई 2 कर देंगे तो आपको रेडियस मिल जाएगी। तो यहाँ से आप देखेंगे कि 3 न्यूटन मीटर का जो आघूर्ण है वो इसके सेंटर पे नीचे की तरफ कार्य कर रहा है। अब इसको घूमने से रोकने के लिए जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में हमें एक कपल लगाना होगा। अब वो दे रखा है कि 30 सेंटीमीटर की डायमीटर,
ये पुली पे वो कपल लगाना है, तो हमको जो कपल के बीच में जो डिस्टेंस है वो हमको ऑलरेडी दे रखा है, हमें फोर्स बताना है कि कितना लगाना है। तो मान लीजिए पी फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं अपोजिट कपल को जनरेट करने के लिए, तो पी इंटू डिस्टेंस बिटवीन द कपल फोर्सेस। अब यहाँ पे क्या होगा कि डिस्टेंस कितना है आपका 30 सेंटीमीटर है, मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा 0.3 हो जाएगा। तो ये जो P इंटू 0.3 होगा ये किसके बराबर होगा, मैग्नीट्यूड में तो सेम कपल के बराबर होगा बट डायरेक्शन इसके अपोजिट होगी, तो हम 3 के इक्वल करेंगे। यहाँ से जो आपको मिलेगा वो P इक्वल टू आपको 3 न्यूटन मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक देखते हैं। दिया हुआ है कि दो घिरनी है यानी कि पुली जिनकी त्रिज्या 4 और 2.5 सेंटीमीटर है, एक शाफ्ट पर की द्वारा लगी हुई है और उन पर चित्रानुसार बल लगा रहा है, चित्रानुसार बल लगे हैं। घिरनियों को स्थिर रखने के लिए आवश्यक बल F ज्ञात कीजिए। अब देखिए एक फोर्स F जो छोटी वाली आपकी पुली है उस पर लग रहा है, यानी कि जिसका आपको रेडियस जो है वो 2.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और जो बड़ी वाली है उस पर 600 न्यूटन लग रहा है। तो पहले हम देखते हैं कि बड़ी वाली में कितना आघूर्ण जनरेट होता है। तो 600 इंटू, अब देखिए ये कपल फोर्स होंगे, तो 600 इंटू सेंटर से जो डिस्टेंस है रेडियस ये कितना है आपका 0.04 मीटर। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी। फिर रोकने के लिए चूंकि ये अपोजिट फोर्स है तो ये उसके अपोजिट रोटेट कराएगी, अगर ये क्लॉकवाइज रोटेट करा रहा है तो वो एंटी क्लॉकवाइज कराएगा। तो ये जो फोर्स होगी इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। अब रेडियस तो हमें इसके भी पता है 2.5 सेंटीमीटर, तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.025 सेंटीमीटर हो जाएगा, ओ मीटर हो जाएगा। अब इन दोनों को इक्वेट कर देंगे तो यहाँ से हमें जो रिक्वायर्ड फोर्स है पुली को रोटेशन से रोकने के लिए वो हमें मिल जाएगी। आइए एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, इसको डिस्कस करते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में जो रिमेन क्वेश्चन हैं उसको डिस्कस करेंगे। दिया हुआ है एक 3 पैडी पुली पर चित्रानुसार जो है वो बलयुग्म लगे हुए हैं। तो एक पुली आपका शाफ्ट है जिसपे 3 पुली लगी हुई है, ठीक है। कह रहा है परिणामी बलयुग्म ज्ञात कीजिए तथा दूसरी पैडी पर ब्रेक लगाकर रोकने के लिए आवश्यक बलों के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, जो दूसरी पुली है उस पर अगर हमें ब्रेक लगाकर रोकना हो तो कितना फोर्स रिक्वायर्ड होगा। अब पुली की पैड़ियों के मध्य पुली की पैड़ियों के व्यास 50, 40 और 30 सेंटीमीटर यानी कि आपको दिए हुए हैं। अब देखिए अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे जितनी भी आपको पुली है सब पे क्या है कपल फोर्सेस जनरेट मतलब लग रहे हैं। पहले पे 200 न्यूटन, दूसरे पे 150 और तीसरे पे 250 न्यूटन का कपल फोर्स लग रहा है। तो पहले पे हम मूवमेंट ज्ञात करें इन कपल फोर्स की वजह से, तो पहली पुली पे जो आपका मूवमेंट फोर्स आएगा वो आएगा 200 गुणे, अब डायमीटर आपको कितना दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर, तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.5 आ जाएगा। तो यानी कि इतने 200 इंटू 0.5 यानी कि 100 न्यूटन मीटर जो है ये एंटी क्लॉकवाइज यानी कि पॉजिटिव डायरेक्शन में जो है फोर्स जनरेट कर रहा है। ये आपकी पहली पुली का फोर्स हो गया, ठीक है। यानी कि पुली जो आपकी ए है
उस पे वो कितने न्यूटन मीटर का कपल फोर्स जनरेट कर रही है, 100 न्यूटन मीटर का एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कपल फोर्स लगा रही है। इसी तरीके से बात करें तो जो आपकी सेकेंड पुली दैट इज पुली बी है, वो उस पे जो फोर्स लग रहा है, कपल लग रहा है, वो 150 न्यूटन का लग रहा है और डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज है। तो इसका डायमीटर आपको 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है, कन्वर्ट करेंगे मीटर में तो 0.4 मीटर आ जाएगा। तो जो आपका मूवमेंट लग रहा होगा पुलिस नंबर सेकंड पे, वो मूवमेंट फोर्स आपका 150 इंटू 0.4 करेंगे तो 60 न्यूटन मीटर आएगा। अब देखिए पहले की जो मूवमेंट फोर्स आई 100 न्यूटन मीटर, उसकी डायरेक्शन क्या थी, एंटी क्लॉकवाइज थी, क्योंकि कपल जो है वो एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है। लेकिन दूसरा जो फोर्स है जो पुली बी पे लग रहा है, ये 60 न्यूटन मीटर क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। मतलब कि अगर हम इसे कंसीडर करेंगे तो हम जैसे एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेते हैं, तो क्लॉकवाइज को क्या लेंगे, हम निगेटिव लेंगे, है ना। फिर तीसरी पुली की बात करें तो इस पे जो आपका लग रहा है 250 न्यूटन फोर्स, इसका डायमीटर आपको 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो अगर आप 30 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करोगे तो ये 0.3 मीटर में आएगा और मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 75 न्यूटन मीटर आएगा। अब ये देखिए ये भी क्या है, ये एंटी क्लॉकवाइज जो है मोमेंट जनरेट कर रहा है, तो मतलब कि ये भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो अगर हम रिजल्टिंग मोमेंट ज्ञात करें जो स्टॉक पे लग रहा है, तो विथ साइन कन्वेंशन हमको इन मोमेंट्स को रखना होगा, है ना। तो जो पहला हमारा मोमेंट है वो 100 न्यूटन मीटर है और उसकी डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, दैट इज पॉजिटिव। तो 100 न्यूटन में, या यहाँ पे आपका गलत लिखा हुआ है ये निगेटिव नहीं होगा, ये पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो 100 न्यूटन मीटर ये आपका पॉजिटिव हो गया। उसके बाद बात करें 60, तो ये चूंकि क्लॉकवाइज था 60 न्यूटन मीटर, तो इसलिए ये क्या होगा, निगेटिव होगा। फिर इसी तरीके से जो हमारा तीसरी पुली पे कार्य कर रहा था 75 न्यूटन मीटर का जो आपका मोमेंट है, लेकिन ये क्या था, ये भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में था, तो ये भी पॉजिटिव है। तीनों को अगर हम सम अप करेंगे तो हमारा जो नेट रिजल्टिंग मोमेंट आएगा वो आएगा 100 माइनस 60 प्लस 75 इक्वल टू 115, 115 न्यूटन मीटर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब बात करें अगर हमें पुली को रोकना है, तो जो ये आपका रिजल्टेंट आया है इसके अपोजिट डायरेक्शन में हमें सेम मैग्नीट्यूड का जो मोमेंट है वो जनरेट करना पड़ेगा। अब मान लीजिए कि जो हमारे पास बलयुग्म है, इसको रोकने के लिए वो S है और इस पे जो फोर्सेस दोनों बलयुग्म को जनरेट करने वाली जो फोर्सेस हैं वो P हैं। तो चूंकि हमें सेकेंड पुली पे लगा के रोकना है, तो सेकेंड पुली का जो आपको डायमीटर दिया हुआ है 0.4 मीटर है। तो अगर हम इसकी बात करें जो S है, यानी कि जो आपका मोमेंट है वो तो बराबर होगा इसी के, बस डायरेक्शन अपोजिट होगी। तो S जो आपको दिया हुआ है इसकी वैल्यू तो हमें 115 न्यूटन मीटर ही रखनी है, बस डायरेक्शन क्या करनी है, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज है तो हमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करना है, इतना हमें जनरेट करना है। लेकिन हमें P की वैल्यू नहीं पता है, ठीक है। और ये हमें पता है कि इसका डायमीटर जो है वो 0.4 मीटर है। तो 0.4 इंटू P बराबर कितना हो जाएगा, 115 न्यूटन मीटर, है ना। अब यहाँ से आप अगर P की वैल्यू निकालेंगे तो 115/4 ये 287.5 न्यूटन के अराउंड जो है आपका ये फोर्स आ जाएगा। तो इस तरीके से जो है हम जो आपका मूवमेंट बेस्ड क्वेश्चंस है उसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ रिजल्टिंग फोर्स पे और कुछ जो आपके कपल पे और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। उसके बाद ये हम टॉपिक
यहीं पे क्लोज करेंगे और उसके नेक्स्ट क्लास में हम आपको जो है एक असाइनमेंट इस यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड और यूनिट थर्ड का प्रोवाइड कराएंगे। साथ ही साथ एक टेस्ट भी जल्दी ही हम लोग इन टॉपिक्स का कंडक्ट करेंगे। चलिए फिर हम क्लास को यहीं पर क्लोज करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।